हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि हमारे जो चैप्टर चल रहा है वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट है। और यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत हमने आपको काफ़ी कुछ करा दिया। और लास्ट जो टॉपिक था हमारा वो था हमारा एफसीसी स्ट्रक्चर, एफसीसी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर अर्थात फलक केंद्रीय गणीय संरचना। फलक केंद्रीय गणीय संरचना लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट पढ़ ली थी। हम नेक्स्ट टॉपिक था हमारा, आज की क्लास का जो न्यू टॉपिक है वो हमारा हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकेज स्ट्रक्चर अर्थात एचसीपी स्ट्रक्चर, या बोले हम बेटा षटकोणीय सुसंकलित संरचना। तो षटकोणीय सुसंकलित संरचना या एचसीपी स्ट्रक्चर क्या होती है? एचसीपी स्ट्रक्चर, एचसीपी क्रिस्टल हैव वन एटम on each corner, one atom at the center of each hexagonal face, and three atoms line in the same plane between the top and bottom of the crystal। अर्थात HCP क्रिस्टल के अंतर्गत एक एक परमाणु प्रत्येक कोनों पर उपस्थित होता है। देखो बेटा इस स्ट्रक्चर के अंतर्गत 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 परमाणु प्रत्येक कोने पर या कहें एक एक परमाणु प्रत्येक कोनों पर उपस्थित होता है। कहां? एचसीपी स्ट्रक्चर के अंतर्गत। एवं वन एटम द सेंटर ऑफ ईच हेक्सागोनल फेस अर्थात एक एक परमाणु प्रत्येक षटकोणीय फलक के केंद्र पर। ये पहला हमारा षटकोणीय फलक है, ये वाला एक षटकोणीय फलक हो गया और ये वाला दूसरा षटकोणीय फलक हो गया। तो इसके केंद्र में देखो एक परमाणु इस षटकोणीय फलक के केंद्र में और दूसरा परमाणु इस षटकोणीय फलक के केंद्र में। तो एचसीपी स्ट्रक्चर के अंतर्गत एक एक परमाणु तो प्रत्येक कोनों पर स्थित होता है एवं एक एक परमाणु प्रत्येक षटफलक के केंद्र में उपस्थित होता है तथा तीन परमाणु उसी तल में टॉप एवं बॉटम के मध्य में उपस्थित होते हैं। अर्थात एकक कोष्ठका के अंदर तीन परमाणु होते हैं। ये है जो हमारी है ये यूनिट सेल। इस यूनिट सेल के अंदर कितने परमाणु? तीन परमाणु। तो 6 परमाणु ऊपर वाले स्ट्रक्चर के कोनों पर या ऊपर वाले हेक्सागोनल फलक के कोनों पर एवं 6 परमाणु नीचे वाले षटकोणीय फलक के कोनों पर व एक परमाणु ऊपर वाले षटफलक के केंद्र पर व एक परमाणु नीचे वाले षटफलक के केंद्र पर एवं 3 परमाणु यूनिट सेल के अंतर्गत होते हैं। इस प्रकार की जो संरचना होती है वह एचसीपी स्ट्रक्चर या एचसीपी घनीय क्रिस्टल या एचसीपी घनीय संरचना कहलाती है। जैसे बात करते हैं बेटा इसकी स्ट्रक्चर के अंतर्गत, तो देखो बेटा ये 2, 4, 6 ये परमाणु, ये जो 6 परमाणु या 6 एटम है ये तो हो गए हमारे कोनों पर। इसी प्रकार नीचे वाले तल की बात करते हैं, ये 6 परमाणु हो गए नीचे वाले तल के कोनों पर एवं ये वाला परमाणु फलक के केंद्र पर, फलक के केंद्र पर। ऐसे ही ये वाला परमाणु फलक के केंद्र पर। और ये जो 3 परमाणु हैं ये होते हैं बेटा यूनिट सेल के अंतर अर्थात एकक कोष्ठका में और कहां? टॉप एवं बॉटम के मध्य में। तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है वो एचसीपी स्ट्रक्चर कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर कि एचसीपी स्ट्रक्चर के अंतर्गत कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर से मतलब सभी जानते हैं कि कोई परमाणु अपने कितने निकटतम परमाणुओं से घिरा हुआ होता है वही उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं, द एटम एट द सेंटर of the hexagonal face is common in two cell and touch 6 atom of its own hexagonal face, also touch 3 atom of the top and bottom plane
देयरफॉर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एससीपी 6 + 3 + 3 बराबर 12 इज इक्वल ऑफ एफसीसी। अर्थात जो सेंटर के परमाणु, ये देखो ये 3 परमाणु, द एटम एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागोनल फेस, हेक्सागोनल फेस का जो सेंटर का वो परमाणु होता है, इस कॉमन इन टू सेल, 2 कोशिकाओं में वेनिस्ट होता है एवं अपने स्वयं के 6 परमाणुओं को स्पर्श करता है। जैसे ये बात करते हैं हम, ये जो परमाणु है ये इस हेक्सागोनल फेस का क्या है, इस हेक्सागोनल फेस का क्या है, सेंटर का परमाणु, केंद्र का परमाणु। तो ये 2 2 4 और 2 इधर 6, जिस प्रकार ये हमारा नीचे वाला तल है। तो ये हमने बताया कि ये जो परमाणु है यह षटकोणीय फलक के केंद्र का परमाणु है। यह इन 6 परमाणुओं से क्या है, घिरा हुआ है। यह परमाणु 2 कोशिकाओं में वेनिस्ट होता है। कैसे बेटा, देखो अब इसके आगे नेक्स्ट हमें यदि कोई यूनिट सेल या षटकोणीय फलक बनानी है तो कैसे बनेगी। जो हमारी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है वो इस प्रकार की होती है कि पहले ऊपर क्या आएगा बेटा, षटकोणीय फलक, नीचे क्या आएगा, षटकोणीय फलक, और मध्य में क्या आएगा, यूनिट सेल। अब हमें नेक्स्ट एससीपी स्ट्रक्चर बनानी है तो यहां मध्य में क्या रखना पड़ेगा बेटा, यूनिट सेल। और उसके बाद यहां नीचे क्या रखना पड़ेगा, यहां नीचे रखना पड़ेगा बेटा हमको ये वाला ए प्लेन। अर्थात ये हो जाएगा हमारा ए के बाद यहां मध्य में आएगा बी, और बी के बाद क्या आएगा बेटा, ए। अब ये वाला जो फलक का परमाणु, ये 6 परमाणु तो इनको टच कर रहा है एवं 3 परमाणु अपने ऊपर वाले टच कर रहा है, और उसके बाद ये मध्य में जाएगा, 3 परमाणु इनको टच कर रहा है। अर्थात ये जो फलक का परमाणु है ये वाला, देखो ये परमाणु 6 तो इनको स्पर्श कर रहा है एवं 3 इनको स्पर्श करेगा। एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहां पे भी हमें क्या रखना पड़ेगा, वी, तो उसके 3 परमाणु को स्पर्श करेगा। तो इस प्रकार इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हो जाएगी बेटा 6 + 3 + 3 = 12। अर्थात एचसीपी स्ट्रक्चर की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वह 12 होती है, या कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होती है, जो कि किसके समान है, एफसीसी स्ट्रक्चर के अंतर्गत। आपको बताया था एफसीसी स्ट्रक्चर की जो कोऑर्डिनेशन नंबर थी वो भी कितनी थी बेटा, 12 थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैटिस कांस्टेंट, जालक नियतांक। कि एफसीसी स्ट्रक्चर के अंतर्गत जालक नियतांक क्या होता है। In the SCP structure, the lattice constant is represented by A and C। अर्थात षटकोणीय सुसंकलित संरचना या कहें एससीपी स्ट्रक्चर के अंतर्गत हम लैटिस कांस्टेंट जालक नियतांक को ए एवं सी के द्वारा निरूपित करते हैं। ये हमारी एक एससीपी क्या है, स्ट्रक्चर। ये तल आर, ये तल क्यू, ये तल पी, या बोल रहे हम ये ए बोल लो, इस वाले तल को वे, ये प्लेन हो गया हमारा ए। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हो गया बेटा सी। तो यहां से लेके सी से लेके डी तक जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा हमारा C/2। ए से लेके जो बी तक का जो डिस्टेंस है वो ए हो जाएगा। तो लैटिस कांस्टेंट या जालक नियतांक निकालना है तो जालक नियतांक हमने आपको बताया कि एससीपी संरचना में जालक नियतांक ए व सी से दर्शाते हैं, क्योंकि कोष्ठका के षटफलक के परमाणु आपस में क्या करते हैं, षटफलक के, ये षटफलक था हमारे, ये परमाणु इसको स्पर्श, ये इसको, ये इसको, इसको, अर्थात षटफलक के परमाणु आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। अतः जो इनके मध्य की दूरी होती है वो होती है बेटा 2r। अर्थात अब देखो बेटा लैटिस कांस्टेंट्स निकालने के लिए हम ट्रायंगल ले रहे हैं। ये वाला ट्रायंगल लिया हमने, ये यहां से ए सी वी या ए बी सी,
एबीसी ट्राइंगल में ए से लेके सी के जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा बेटा ए, बी से लेके सी का डिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा ए, और ए से बी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा ए, क्योंकि जो दो परमाणुओं के मध्य की जो दूरी होगी वो क्या होगी हमारी लैटिस कॉन्स्टेंट, जालक नियतांक। एवं सी से लेके जो डी तक की दूरी है वो क्या हो जाएगी उसकी हाइट। और ये जो ट्राइंगल बनेगा देखो बेटो यहाँ ये जो एंगल बन रहा है ये है हमारा 60 डिग्री का। जब हम इसको आधा करेंगे तो मध्य में ये जो डी बिंदु जा रहा है यहाँ पर ये पूरा तो है हमारा 60 का, और ये आ जाएगा हमारा 30 का। इसी प्रकार ये ऊपर वाला भी हो जाएगा 30 का। तो लैटिस कॉन्स्टेंट्स निकालने के लिए हम सबसे पहले ट्राइंगल एसीडी की बात कर रहे हैं। ये हमारा ट्राइंगल लिया हमने एसीडी। तो देखो बेटा एसीडी में आप सभी जानते हैं समकोण त्रिभुज के अंतर्गत क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण हो गया हमारा यहाँ पर एसी, आधार हो गया हमारा सीडी एवं लंब हो गया एडी। तो क्या बनेगा हमारा एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर ए स्क्वायर। लेकिन एच जो सी से डी तक की जो डिस्टेंस है वो बताई थी मैंने क्या होगी cy2। तो क्या मिलेगा एच स्क्वायर अर्थात सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर ए स्क्वायर के। समीकरण डाला बेटा हमने ए। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, हम त्रिभुज ले रहे हैं एडीई। ये ट्राइंगल है हमारा एडीई। वापस देखो डायग्राम में, ये देखो ए और डी ए, और ये जो आधा हो जाएगा तो ये कौन होगा बेटा 30 डिग्री का। तो ट्राइंगल लिया हमने एडीई। एडी के अंतर्गत ये जो एंगल है हमारा 30 डिग्री का है। ए से लेके ई तक की दूरी क्या हो जाएगी a/2, और ए से लेके डी तक की दूरी मानी हमने x। अब सभी जानते हो cos थीटा किसके बराबर होता है बेटा, आपने सभी ने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का। तो cos थीटा किसके बराबर होगा बेटा आधार बटे कर्ण। आधार क्या हो गया इसके अंतर्गत AE और कर्ण क्या हो गया बेटा AD। तो cos थीटा क्या बनेगा a/2, क्योंकि AE का मान क्या है a/2 अपॉन कर्ण क्या हो गया x, अर्थात cos 30 किसके इक्वल आएगा बेटा a/2x। और cos 30 वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा √3/2। तो √3/2 किसके बराबर a/2x। 2 से 2 गया तो यहां से x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी a/√3 बेटा। समीकरण डाला 2। अब देखो समीकरण 1 जो लास्ट आया था हमारा समीकरण 1, समीकरण 1 मिला था बेटा c²/4 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। और अभी हमने वैल्यू निकाली है समीकरण 2 के अंतर्गत x बराबर a/√3। तो समीकरण 2 से समीकरण a में यहां पर x की वैल्यू रखेंगे तो हमें नेक्स्ट समीकरण क्या मिलेगा c²/2 प्लस a/√3 का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो बेटा तो ये मिलेगा हमको c²/4 प्लस a स्क्वायर, इनको हटा देते हैं, c²4 अपॉन a/√3 का क्या करेंगे हम होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बेटा चेंज कर लेते एक मिनट को, ये होगा c²/4 प्लस a²/3 बराबर a स्क्वायर। तो यहां से c²/4 की जो वैल्यू निकालनी है तो c²/4 किसके बराबर मिलेगा a² माइनस a²/3। तो यहां से कॉमन क्या आ गया a² और एलसीएम कितना आया 3। तो 3 - 1/3, 3 - 1 क्या बना 2, अर्थात c²/4 किसके बराबर मिलेगा 2a²/3। c की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2 × 4 8/3 a² और c²। अब c की वैल्यू निकालेंगे तो क्या कर दो बेटा इसका अंडर रूट। तो c बराबर मिल जाएगा हमको
√8/3a। ये जो वैल्यू मेरी हमारी, ये जो मान आया, किसका मान आया बेटा, c का मान। c बराबर क्या मिला हमको, 8 √8/3 √8/3a। तो ये c का मान था, a का मान हम निकाल चुके हैं। एचसीपी स्ट्रक्चर के अंतर्गत चालक नियतांक को हम किससे निरूपित करते हैं, ओनली a और c से। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, अर्थात एकक कोशिका का आयतन। तो एचसीपी स्ट्रक्चर के अंतर्गत एकक कोशिका का आयतन फाइंड करना है, ज्ञात करना है। टू फाइंड वैल्यू ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ एचसीपी यूनिट सेल किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ हेक्सागोनल फेस इनटू हाइट ऑफ हेक्सागोनल प्रिज्म। अब एरिया ऑफ हेक्सागोनल फेस, ये हमारा हेक्सागोनल फेस है, इसका एरिया निकालना है। तो देखो बेटा, एरिया ऑफ हेक्सागोनल फेस किसके बराबर आएगा, एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल। देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल इनटू 6, क्योंकि देखो 1 2 3 4 और 5 और 6, कितने ट्रायंगल बने, 6 ट्रायंगल। और ट्रायंगल का जो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या हो गया बेटा, a हो गया, और हाइट क्या हो गई, h। और हाइट का मान, हाइट को निरूपित किससे किया था हमने, c/2 से। और c/2, और c का वैल्यू, c का जो मान क्या है, a 8√3/2। तो जो 1/2 a इंटू a √3/2, क्योंकि हाइट का जो मान है वो क्या है हमारा, इसकी जो हाइट निकालेंगे वो किसके इक्वल आएगी, a √3/2। और a और c के जो मध्य जो रिलेशन है वो है हमारा c 8√3/a। तो एरिया ऑफ हेक्सागोनल फेस क्या आएगा बेटा, a स्क्वायर, क्योंकि a इंटू a स्क्वायर √3/2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 इंटू 6, क्योंकि क्या लिखा था हमने 6। ये तो ट्राइंगल का एरिया आया। अब क्या इसका निकालना है हमको, हेक्सागोनल फेस का। तो कितने फेस, इसके अंतर्गत कितने ट्राइंगल है, 6 ट्राइंगल, तो इंटू 6 का मल्टीप्लाई किया। तो अब क्या निकालना है हमको, वॉल्यूम ऑफ एचसीपी। तो वॉल्यूम ऑफ एचसीपी क्या आएगा, एचसीपी का जो आयतन किसके अंतर्गत, यूनिट सेल का, एचसीपी स्ट्रक्चर के अंतर्गत यूनिट सेल का जो आयतन बनेगा वो क्या हो जाएगा बेटा, इसके अंतर मल्टीप्लाई किसका कर दो, हाइट का। जो हाइट क्या है उसकी प्रिज्म की, वो हाइट निकली हमारी c बराबर a √3/8। जो मल्टीप्लाई किया तो बेटा 6, 4 इंटू 3 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 12, 6 से कितनी मर गया 2, और 2 से कितनी मर गया √3 से √3 कैंसिल। तो ये मिलेगा हमको बेटा v बराबर 3√2a³। अर्थात एचसीपी स्ट्रक्चर के अंतर्गत यूनिट सेल का वॉल्यूम होता है वो 3√2a³। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा नंबर ऑफ एटम इन ईच यूनिट सेल, अर्थात प्रत्येक कोशिका में परमाणुओं की संख्या। तो आपको बताया था जब एचसीपी स्ट्रक्चर चालू की तो इसके अंतर्गत एक एक परमाणु प्रत्येक षटफलक के कोनों पर एवं एक एक परमाणु प्रत्येक षटफलक के केंद्र पर एवं 3 परमाणु मध्य में उपस्थित होते हैं। तो नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, फर्स्ट है हमारा 12 कॉर्नर एटम। कोनों पर कितने परमाणु बेटा, 12 इंटू मल्टीप्लाई क्या होगा 1/6। तो एटम पर यूनिट सेल, तो किसके इक्वल आ गया बेटा 2 के बराबर। सेकंड है 2 बेस सेंटर्ड एटम इंटू 1/2 एटम पर यूनिट सेल। क्योंकि 2 एटम बताए थे हमने, कहां बताए थे बेटा, एक यहां इसके फेस सेंटर में, एक इसके सेंटर में। तो क्या मिला 2 बेस सेंटर एटम इंटू 1/2 एटम पर यूनिट सेल, किसके इक्वल 1 के। और 3 एटम्स आर कहां, यूनिट सेल इक्वल 3। तो टोटल नंबर ऑफ निकाले हम, टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल एचसीपी किसके इक्वल 2 + 1 + 3 किसके इक्वल मिलेगा बेटा 6 के इक्वल। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल, अर्थात परमाणुओं का आयतन, या कहें हम एकक कोशिका में परमाणुओं का आयतन। एकक कोशिका में परमाणुओं का आयतन निकालना है। एकक कोशिका का आयतन निकाल चुके हैं, परमाणुओं की संख्या भी निकाल चुके हैं। तो परमाणुओं की संख्या का मल्टीप्लाई किससे कर दें, एकक कोशिका के आयतन एकक परमाणुओं की संख्या
नंबर ऑफ एटम एच यूनिट सेल 6, एकक कोशिका का आयतन, क्योंकि आयतन का फॉर्मूला क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू, तो इसका मल्टीप्लाई किया 6 इंटू 4 24/3, तो ये मिलेगा हमको बेटा 8 पाई a/2 का होल क्यूब, या बोले हम 2 का क्यूब क्या होगा 8, 8 से 8 कैंसिल, देखो ये होगा इस प्रकार 6 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। 6 इंटू 4 24, 24 से 3 कितने वर्गा 8 पाई, और आर का मान किसके, क्योंकि 2a बराबर a बराबर क्या होगा हमारा 2a बराबर क्या हो गया आर के, आर और a बराबर क्या हो गया हमारा 2r, तो r बराबर क्या होगा हमारा a/2। तो यहां हम r की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा a/2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 8 से 8 गया, तो वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल क्या होगा Vm बराबर पाई a क्यूब, अर्थात एकक कोशिका में परमाणु का जो आयतन होता है वो बराबर होता है पाई a क्यूब के बराबर। एचसीपी स्ट्रक्चर के अंतर्गत बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैकिंग फैक्टर, संकुलन गुणांक। संकुलन गुणांक पैकिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है Vm/V, अर्थात वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल बराबर मिला हमको पाई a क्यूब, एवं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बराबर 3√2 a क्यूब। a क्यूब से a क्यूब गया तो हो गया मेरा पाई/3√2। इसको सॉल्व करेंगे, ये बराबर मिलेगा हमको 0.74, जो कि किसके इक्वल है एफसीसी स्ट्रक्चर के पैकिंग फैक्टर के। पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 74%, और बर्ड स्पेस या वैकेंट स्पेस की वैल्यू कितने बराबर मिलेगी बेटा 100 - 74 बराबर क्या हो गया 26। तो बिकॉज both the packing factor and the bird space of SCP crystal are equal to the that of FCC crystal, अर्थात एचसीपी क्रिस्टल के पैकिंग फैक्टर एवं बर्ड स्पेस संकलन गुणांक एवं रिक्त स्पेस का जो मान है वो एफसीसी क्रिस्टल के क्या है समान, इसलिए एचसीपी क्रिस्टल भी एफसीसी क्रिस्टल की भांति क्या होता है अधिक सुसंकलित कंफर्टेबल। तो यहां तक बेटा हम एचसीपी स्ट्रक्चर का बर्ड एवं वैकेंट स्पेस, पैकिंग फैक्टर, पैकिंग एफिशिएंसी, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिक फैक्टर ऑफ परमिटिव सेल, अर्थात एचसीपी स्ट्रक्चर के अंतर्गत अभाज्य कोशिका के मूलभूत सदस्य। तो बेटा एचसीपी स्ट्रक्चर के अंतर्गत अभाज्य कोशिका के जो मूलभूत सदस्य होते हैं, या कहें एचसीपी संरचना अभाज्य कोशिका ए वेक्टर, बी वेक्टर एवं सी वेक्टर अभाज्य सदस्यों से बना हुआ बहुफलक होता है। अब हमने माना बेटा कि एक्स अक्ष के सापेक्ष जो अभाज्य सदस्य है, देखो ये एक्स अक्ष के जो सापेक्ष अभाज्य सदस्य है वो ए वेक्टर, एवं वाई अक्ष के सापेक्ष अभाज्य सदस्य है यहां पर है हमारा वी वेक्टर, एवं जेड अक्ष के सापेक्ष जो अभाज्य सदस्य है वो बेटा हमारा सी वेक्टर। तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर के क्या वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो बेटा सबसे पहले हम इस फिगर की ज्योमेट्री से देखते हैं कि क्या मिलता है। देखो बेटा जो एम बी इसके इक्वल होगा 1/2 ए बी। देखो बेटा ये पॉइंट एम और ये बी, एम बी किसका होगा इस ए बी का क्या होगा हाफ, तो हमने क्या लिखा एम बी बराबर 1/2 ए बी, और ए और बी की जो मध्य डिस्टेंस है वो किसके बराबर ए के बराबर, अर्थात ए और बी के मध्य की जो दूरी किसके बराबर ए के बराबर। तो एम बी बराबर 1/2 ए बी किसके बराबर मिला हमको बेटा a/2 के। नेक्स्ट बात करते हैं ओ बी, तो देखो बेटा ओ वे, अब डायग्राम को देखो ओ बी किसके बराबर होगा 1/2 ई बी। ये पॉइंट ई हो गया, ये पॉइंट हो गया बी,
तो ओ बी क्या होगा, इस ई बी का क्या होगा, हाफ होगा, एवं ई बी क्या होगा, क्योंकि दो एटमों के मध्य की दूरी ए और ए प्लस ए क्या हो गया 2a, अर्थात ये बराबर मिलेगा हमको 1/2 इंटू 2a, 2 से 2 जाएगा, किसके बराबर मिलेगा, a के बराबर। नेक्स्ट बेटा, अब क्या करते हैं हम, ट्रायंगल लेते हैं। तो देखो बेटा, एचसी के स्ट्रक्चर के लिए ये हमने ट्रायंगल लिया ए एम ओ, ए एम ओ या ए ओ एम। तो ए से एम किसके बराबर होगा, a/2 के, एवं ए से ओ ए के बराबर। अब जानते हो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर किसके बराबर, लंब के स्क्वायर के बराबर। तो ओ एम किसके बराबर मिलेगा बेटा, √3/2 ए के बराबर। तो देखो बेटा, जो ए वेक्टर है, अभाज्य सदिश ए वेक्टर, वो किसके बराबर है हमारा, ओ ए वेक्टर। ये ए वेक्टर किसके बराबर है हमारा, ओ ए वेक्टर के। एंड वी वेक्टर, वी वेक्टर किसके बराबर है बेटा, ओ सी वेक्टर। ये ओ सी, क्योंकि बी वेक्टर किधर माना हमने, वाई एक्सिस के सापेक्ष, तो बी वेक्टर किसके बराबर, ओ सी वेक्टर। एंड सी वेक्टर किसके बराबर है, ओपी वेक्टर, क्योंकि सी वेक्टर किधर माना हमने बेटा, जेड एक्सिस के अंदर। ये सी वेक्टर किधर है हमारा, ओपी वेक्टर के बराबर। तो देखो बेटा, ये ट्रायंगल लिया था हमने ए ओ एम, इसके अंतर्गत क्या होगा, ओ ए वेक्टर बराबर होगा ओ एम वेक्टर प्लस एम ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर किसके बराबर होगा, ए ओ एम वेक्टर प्लस एम ए वेक्टर, क्योंकि सभी जानते हो ट्रायंगल के अंतर्गत दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर या उससे क्या होता है, अधिक होता है। तो ओ ए वेक्टर किसके बराबर होगा, ओ एम वेक्टर प्लस एम ए वेक्टर। देखो बेटा, ओ ए वेक्टर का जो मान है वो किसके बराबर, ए वेक्टर के बराबर। तो ओ एम वेक्टर क्या होगा, ओ एम। अब किसका मान निकालना है बेटा हमको, ओ एम। ओ एम किसके बराबर था हमारा, a/2 के। तो ओ एम आ गया बेटा हमारा √3/2 आई कैप, व ये मिलेगा हमारा √3/2, क्योंकि देखो ये ओ एम का है, ये क्या है हमारा, ओ एम। ओ एम किसके बराबर है हमारा, √3/2 ए, लेकिन किधर, कौन सी डायरेक्शन के अंतर्गत है, एक्स डायरेक्शन के अंतर्गत। तो हमने लिखा √3/2 ए आई कैप। अब बात करते हैं एम ए वेक्टर। तो देखो एम ए वेक्टर, एम ए वेक्टर किसके बराबर, a/2, लेकिन ये किधर था हमारा, जेड डायरेक्शन के अंतर्गत, इधर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस जेड डायरेक्शन के अंतर्गत। तो हम लिखेंगे -a/2 जे कैप, या ए वेक्टर बराबर मिलेगा, देखो a/2 तो आ गया बेटा बाहर, तो अंदर मिलेगा √3 आई कैप माइनस जे कैप। इस प्रकार हमारा जो अभाज्य सदिश है वो ए वेक्टर का मान निकल के आया। इसको बेटा एक और तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, देखो बेटा, क्योंकि यहां जो एंगल था वो कितना था, 60 डिग्री का, और ये है हमारा आधा, तो क्या हो गया 30 डिग्री का। तो देखना बेटा, मैं इसका इस षटफलक को दोबारा बना रहा हूं।
ये इस प्रकार बनेगी, 1 मीटर को। ये बाई एक्सिस ले लिया, वो हो गया। ये इधर क्या माना था हमने, बी वेक्टर, इधर मान लिया हमने बेटा एक्स एक्सिस। यहां ये जो एंगल है हमारा, ये हो गया हमारा 30 डिग्री का। ये पॉइंट माना हमने वे, और ये पॉइंट माना हमने ई। ओ बी है ए, और ये पॉइंट है हमारा डी। तो देखो बेटा, जो वी वेक्टर है वो तो सीधा सीधा किसके बराबर होगा, ए जे कैप के। सी वेक्टर है वो किसके बराबर होगा, सी के कैप के। बात किसकी करते हैं, ए वेक्टर की। तो देखो ए वेक्टर इस डायग्राम के अंतर्गत किसके बराबर मिल रहा है आपको, ओ बी वेक्टर के। ए वेक्टर किसके बराबर दिख रहा है आपको, ओ बी वेक्टर के। और ओ बी जो वेक्टर है वो किसके बराबर होगा, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। ओ बी इस ट्रायंगल के अंतर्गत दो भुजाओं के योग तीसरी भुजा के बराबर या बड़ा होगा। तो ओ बी वेक्टर किसके बराबर, ओ ए वेक्टर, ये पॉइंट ए प्लस ए बी वेक्टर। तो देखो बेटा ओ बी वेक्टर बराबर, अब बात करते हैं ओ ए वेक्टर की। ओ ए वेक्टर एंगल कितना 30, ये कितना मान ई। तो ओ ए वेक्टर का मान क्या जाएगा, ए कॉस 30, ठीक है। अब बात करते हैं ए बी वेक्टर। ये ए बी वेक्टर किसके बराबर होगा, ओ ई के बराबर, अर्थात ए बी वेक्टर इज इक्वल होगा ओ ई वेक्टर। अब इसका जब कंपोनेंट लेते हैं, घटक लेते हैं, तो किसके बराबर आएगा बेटा, ए साइन 30, लेकिन डायरेक्शन कौन सी है, माइनस जे कैप। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो ये बराबर हो जाएगा माइनस ए साइन 30 जे कैप, या ए कॉस 30 की वैल्यू होती है वो √3/2 आई कैप माइनस a/2 जे कैप। इस प्रकार भी हम ए वेक्टर का मान निकाल सकते हैं। तो ये तो था बेटा हमारा ए वेक्टर। ए वेक्टर अभाज्य सदिश का जो मान निकाला वो पहले हमने इसके कंपोनेंट तोड़े। तो ए वेक्टर का जो मान मिला बेटा हमको √3/2 ए आई कैप माइनस जे कैप। इसी प्रकार बेटा बी वेक्टर तो सीधा सीधा किसके बराबर, क्योंकि बी वेक्टर जो डायरेक्शन है कौन सी डायरेक्शन के अंतर्गत है, एक्स एक्सिस के। एवं सी वेक्टर कहाँ है, जेड एक्सिस के। तो बी वेक्टर का जो वैल्यू होगी वो मिलेगी बेटा हमको ए जे कैप, एवं सी वेक्टर की वैल्यू मिलेगी सी के कैप। अर्थात बी वेक्टर बराबर हो जाएगा ए जे कैप, एवं सी वेक्टर बराबर हो जाएगा सी के कैप। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वॉल्यूम ऑफ परमिटिव सेल, अर्थात अभाज्य कोष्ठका का आयतन। तो बेटा अभाज्य कोष्ठका का हमको आयतन निकालना है, किसके अंतर्गत, एससीपी स्ट्रक्चर के अंतर्गत। आप सभी जानते हो जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, अर्थात V बराबर होता है ए वेक्टर डॉट
वी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो v बराबर मिलेगा ए वेक्टर की जो वैल्यू आई थी क्या मिली थी बेटा, a/2 √3 i कैप माइनस j कैप डॉट बी वेक्टर। बी वेक्टर का मान क्या बोला बेटा, बी वेक्टर बराबर होगा ए जे कैप क्रॉस सी वेक्टर। सी वेक्टर का मान क्या बोला बेटा, सी के कैप। तो देखो बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको पहले भी बता चुका हूं, आई कैप जे कैप के कैप। आई इंटू जे करते हैं तो के आता है और जे इंटू के करते हैं तो क्या आता है, आई। तो यहां जे इंटू क्या हो रहा है, के, तो क्या होगा आई कैप। अर्थात वी वेक्टर बराबर मिलेगा आपको a/2 ए सी। ये क्या हो गया हमारा a इंटू सी। तो क्या हो गया, हमको यही मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, एक मिनट रुको। a इंटू ये हो गया a² सी √3 आई कैप माइनस जे कैप डॉट आई कैप। आपको पहले बता दिया बेटा आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, आई कैप डॉट जे कैप 0। अर्थात आई डॉट आई 1 जे डॉट जे 1 के डॉट के 1। अदरवाइज करें हम आई डॉट जे 0 जे डॉट के 0 के डॉट आई 0। तो मल्टीप्लिकेशन होगा, डॉट मल्टीप्लिकेशन होगा बेटा। डॉट मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत आई का आई से होगा लेकिन जे से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात जो वैल्यू मिलेगी बेटा हमको वॉल्यूम ऑफ परमिटिव सेल v बराबर मिलेगा आपको √3/2 a² सी। अब बेटा सी की जो वैल्यू हम निकाल चुके हैं, पहले ही निकाल लिया आपको कि सी बराबर आया था आपका a√8/3। तो ये सी का मान हम यदि वहां पुट करें तो देखो बेटा क्या मिलेगा, क्योंकि सी बराबर क्या है a√3/8। तो v बराबर हो जाएगा √3/2 a² इंटू a√8/3। √3 से √3 जाएगा, ये हमारा 2, 8 लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2 इंटू 2। ये रूट से बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2। अर्थात इसको लिख सकते हैं हम 2√2। तो 2 से 2 गया तो क्या बचा √2 और a इंटू क्या हो गया a³। तो अर्थात वॉल्यूम ऑफ परमिटिव सेल बराबर मिलेगा बेटा √2 a³। ये होता है बेटा एचसीपी स्ट्रक्चर का वॉल्यूम ऑफ परमिटिव सेल। यहां तक बेटा हमारी जो एचसीपी स्ट्रक्चर कंप्लीट होती है। कल से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक मिलर सूचकांक।